जब से YouTube पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी यूट्यूबर को इतना हेट नहीं मिला होगा जितना डकी भाई को मिल रहा है। और YouTube की हिस्ट्री में आज तक किसी भी यूट्यूबर को इतने लोगों ने अनसब्सक्राइब नहीं किया होगा जितना आजकल डकी भाई को कर रहे हैं। तूने 2000 से 3000 सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। आज तक पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने सब्सक्राइबर लॉस नहीं किए। पता है इस बात का? नेक्स्ट टाइम अपने आप को नंबर 1 बोलना हो ना तो ये कहकर कि मैं नंबर 1 बंदा हूँ जिसने सब्सक्राइबर लॉस। और ये वो सिलसिला जो थमने वाला नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 + 2 = 4 जितना इजी यह फॉर्मूला है इतने ही सिंप्लीफाइड मैनर में बताने वाला हूं कि डक्की को इतना हेट क्यों मिल रहा है और कौन है इस सारे मेस के पीछे। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। 2017 पाकिस्तान में यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन दौर था। मुझे पता है कि बहुत से लोग पाए नहीं खाते, लेकिन लाहौर आए हो, रोड ट्रिप पे जा रहे हो, पाए तो ट्राई कर ही सकते हो ना। देखो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर लो तो अच्छा है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कर लो और पाए ट्राई करने के बाद निकलो कलर कहार की तरह। व्लॉगिंग में आपको इरफान जुनेजो और मोरू जैसे लोग नजर आते थे जिनकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इतना पॉजिटिव इमेज गया कि बाहर से फॉरेनर भी आए और यहाँ पर आकर व्लॉगिंग करते नजर आए। I'm in Pakistan for the second time. और इन्हीं यूट्यूबर से इम्प्रेस होकर यूखानो जैसे न्यू कमर्स आए जिन्होंने उससे भी बेहतरीन तरीके से व्लॉगिंग करके ये बता दिया कि भैया पाकिस्तान व्लॉगिंग में बहुत जल्द इंडिया क्या पूरी दुनिया को छोड़ने वाला पीछे। ओवरसीज पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल थे, जिसमें पहले नंबर पे जैद अली, शाबिर जाफरी और ख़ास तौर पे शाम अदरीस के व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा फ़नी होते हैं। अब पता चला ना हमारे कानों को कैसा फील होता है। ओ मत गाया कर यार, मत गाया कर। ये लोग कंटेंट बनाते थे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और वो मेहनत इनके व्लॉग से रिफ्लेक्ट भी होती थी। आप लोग सोचते थे कि मतलब काश हम भी ऐसा व्लॉग बना पाए, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड थी। डकी वॉज एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड फ्रॉम द कैरीमिनाटी। जैसे इंडिया के अंदर कैरीमिनाटी ने धूम मचाई हुई थी अपने रोस्ट वीडियो की वजह से, इसी तरह पाकिस्तान में डकी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। डकी इस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया कि भैया ये बंदा तो जिस भी यूट्यूबर या फिर कंटेंट क्रिएटर की वीडियो बना देता है उसका तो करियर गया। और ऐसा दिखने में भी आया कि मतलब डकी उन दिनों कुछ ऐसे रोस्ट बनाता था जो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होते थे, क्योंकि कोई भी इंसान ब्लाइंडली किसी भी ऐसे शख्स को फॉलो नहीं करता जिसकी बातों में सेंस प्रिवेल ना करे, और डकी के व्लॉग्स में वो चीज़ थी। मैंने भी अपना चैनल उसी दौर में स्टार्ट किया था 2017 में। पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज़ और जो रियल लाइफ ड्रामाज होते हैं जैसे कंट्रोवर्सीज, उनके ऊपर एनालिसिस मेरे आते थे। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ चंद यूट्यूबर्स ने पिछले 5-6 सालों में इतना घटिया कंटेंट बनाया कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रखा। मतलब आज से 8 साल पहले 2017-18 में जहां हम लोग ये इमेजिन कर रहे थे कि इंडिया से अगर गूगल सुंदर पिचाई को एज ए CEO ले सकता है, तो भैया पाकिस्तान में भी कोई अल्लाह का बंदा कम से कम 5-6 साल बाद CTO तो लग ही जाएगा। जब गूगल ये देखेगा, यूट्यूब ये देखेगा कि भैया इस कंट्री से बहुत ही अच्छा टैलेंट उभर कर आ रहा है, यहाँ से काफ़ी बड़ी ट्रैफिक आ रही है जैसे इंडिया से आती है, तो वो लोग, वो कंपनीज उनको फेवर करते हैं। तो हमने भी बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन इन घटिया यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेंड क्रिएट किया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे सवाए आपको नेगेटिविटी के और कुछ नजर नहीं आता। शाम अदरीस आज 7 साल बाद आए हैं और ये बात एक्सप्लेन करने लग रहे हैं कि जैसे उनके साथ बहुत ज्यादती हुई थी उस दौर में, और आज डकी के साथ जो हो रहा है दैट इज कार्मा। लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और है, इसके पीछे फैक्ट्स कुछ और हैं जो मैं आज आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंट्रोवर्सी के बाद मेरे भी कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ये कह रहे थे कि भैया आप तो डकी को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, आज आप ये बात क्यों कर रहे हो। इसका आंसर मेरे पास बहुत ही सिंपल है कि भैया जैसे डकी को मैं उस टाइम सपोर्ट कर रहा था जिस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा वैलिड बातें करने लग रहा था,
आज तलहा और इसके साथ बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर बहुत वैलिड बात कर रहे हैं, तो हम वैलिड चीज़ को सपोर्ट करते हैं। सो डकी चूंकि रोस्ट करता था बहुत ज़्यादा और डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स पे रोस्ट करता था, और वो ये चीज़ फील करता था कि अच्छा कहाँ से उसको ट्रैफिक ज़्यादा मिल रही है। प्राइमरली उसके सारे के सारे जो रोस्ट होते थे वो इंडियन कंटेंट क्रिएटर पर होते थे। अगर वहाँ से कोई भड़कता भी था तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था, तो वो बड़ा अच्छा धंधा चल रहा था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जब देखा कि भैया शाम इदरीस के काफ़ी व्लॉग्स देखे जाते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस थे जो शायद आपने कभी देखे हों 1-2 मिनट के, जहाँ पर ये अपनी फ्रॉगी वाइफ के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता था। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर यहाँ पर हमारा जो रोस्टर था डक्की उसको रोस्ट करता था और बहुत ही लाइक वाइल्ड हो जाता था रोस्ट के अंदर, जो शाम इदरीस से चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, उसको मैंने ईमेल छोड़ा कि यार मैं डक्की भाई यूट्यूब चैनल है मेरा, ये वो तो आप पे रोस्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, ओके है। तो उसका रिस्पांस नहीं आया, लेकिन मैंने फिर सोचा यार बड़ा यूट्यूबर है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे मुझे फेसबुक पे स्ट्राइक, वो मेरी ज़िंदगी का पहला स्ट्राइक का आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस था। शाम इदरीस ने दिया। हाँ, मैसेज पे ये भी कहा था कि आई विल रिमूव द वीडियो, आप स्ट्राइक टेक बैक ले लो और मैं यूट्यूब से भी हटा देता हूँ वीडियो, और मैं आई विल नॉट मेंशन यू अगेन। ये सारी मैंने वीडियो में दिखाई हुई है, ईमेल शीमेल। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक दफ़ा आ गए ना, तो आपको हर तरह से क्रिटिसिज्म बेयर करना चाहिए। शाम इदरीस ने उस टाइम उस क्रिटिसिज्म को बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पर ले लिया और डकी को उसके फेसबुक पेज पर स्ट्राइक भिजवा कर उसका कोई 2-2.5 लाख उस टाइम फॉलोइंग थी, जो कि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग मानी जाती थी, उसका वो पेज उड़वा दी। डकी ने ऐसे बहुत सारे प्रूफ शेयर किए थे जहां पर वो उससे रिक्वेस्ट करता रहा कि उसका ये पेज बहुत मेहनत से उसने बनाया है, चाहे रोस्टिंग करके ही, तो इसको रिवर्ट कर दिया जाए। बट शाम इदरीस ने उस टाइम उसकी बात नहीं सुनी। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट था डकी के पास, इसको काफ़ी सिंपैथी मिली और उस सिंपैथी में इसको इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया कि गालबन 2-2.5 लाख ही इसके सब्सक्राइबर थे फेसबुक पे, जो कि अराउंड 1 मिलियन के पास जाकर स्टॉप हुए। तो डकी का जो पहला 1 मिलियन का छक्का लगा था यूट्यूब के ऊपर, वो इसकी सिंपैथी की बेस पर लगा, और साथ साथ ये बंदा कंटिन्यूसली टिकटॉकर्स को रोस्ट कर रहा था। अब रोस्ट बहुत वाइल्ड होते थे इसके, जैसे शाम इदरीस ऑफेंड हुआ, इसी तरह बहुत सारे टिकटॉकर्स भी इससे ऑफेंड होने लगे। फिर क्या होता है ना कि डक्की को एक दफ़ा किसी रेस्टोरेंट में कोई आता है डाले पर, और वहाँ पर आकर शायद इसकी कोई चित्रोल करता है या इसको डराता है, धमकाता है, गन पॉइंट पर इससे कुछ ऐसी बातें करता है, जिसके बाद डक्की घबरा जाता है और वो ये बात सोच लेता है कि अब उसने रोस्टिंग नहीं करनी, अब वो करेगा कुछ और वो होगी व्लॉगिंग। अब देखो, जब आपने एक डोमेन छोड़ी, आप रोस्टिंग करते थे, आप रोस्टिंग के बादशाह थे, आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जब आप व्लॉगिंग में आते हो तो व्लॉगिंग के अंदर वही खिचड़ी होती है, वही फैमिली होती है, वही प्रैंक्स होते हैं और वही सब कुछ जिसको आपने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और आप पहुंचे थे 1 मिलियन तक। जब वो सारा कुछ आप खुद से रिपीट करना शुरू हो गए और आपने वैसे नहीं किया जैसे ट्रेडिशनल व्लॉगर्स करते थे, आपने उसके अंदर नेक्स्ट लेवल का क्रिंज भरा। बिरयानी खाते हुए डकार मार रहे हो, उल्टा होकर नाच रहे हो, अपने भाई के मुंह पर रख रख के थप्पड़ मार रहे हो, अपनी वाइफ को और ख़ास तौर पे जितनी भी फीमेल्स आपकी वीडियो में आपके साथ आ रही हैं उनके साथ गंदे गंदे समटाइम मजाक कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर की। हाँ, लेकिन यार ये मुझे समझ नहीं आती, ये हाफ बाजू वाले तुमने क्या करने हैं? ये हाफ बाजू नहीं है, एक- ये वो होती है, स्वेटर होती है। ओके, वो घर पे है ना, चलो। फ्लैट पे भी स्वेटर होती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब जब कोई भी स्पेस खाली होती है ना, तो स्पेस को कोई ना कोई फिल करता है। डक्की की वो रोस्टिंग वाली स्पेस खाली हो चुकी थी और हमें चाहिए था पाकिस्तान में कोई और रोस्टर। दरमियान में बहुत सारे रोस्टर उभर कर आए, कुछ उस टाइम के भी थे जो डक्की के साथ साथ रोस्ट करते आ रहे थे, उन्होंने मजीद रोस्ट वाइल्ड कर दिए, लेकिन लोगों ने किसी को भी पसंद नहीं किया। इसी सिनेरियो में हमारे पास निकल कर आते हैं बदला ब्रो। बदला ब्रो का एक्सेंट भले पेंडुओं वाला था, बट वो बातें काफ़ी वैलिड करता था। उसके बहुत सारे रोस्ट जाकर डक्की को ठा कर लगे, जिसके बाद डक्की की सबसे पहले बदला ब्रो से दुश्मनी स्टार्ट हुई। इन लोगों की दुश्मनी इतनी ज़्यादा वाइल्ड हुई कि यहाँ पर डक्की ने डायरेक्टली शायद उसको ये थ्रेट किया कि भैया वीडियोज़ डिलीट कर, नहीं तो तेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। अब मतलब इससे पहले चूंकि पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं था ना, जो भी किसी के खिलाफ रोस्ट करता था या एक्सपोज करता था तो रोस्ट का जवाब रोस्ट से, एक्सपोज का जवाब एक्सपोज से होता था। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि मतलब कोई एक यूट्यूबर किसी दूसरे यूट्यूबर के घर में घुस जाएगा या फिर उसको किडनैप करवाएगा, उसको मारेगा, पीटेगा और उसको ये कहेगा कि भैया वीडियोस डिलीट कर, नहीं तो तेरे साथ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो कि एक्चुअली में
क्लेम करते हैं बदला ब्रो के भाई ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, ये सब हमने देखा कि हाँ उसको किडनैप भी करवाया गया कुछ यूट्यूबर्स के साथ मिलकर, और डकी के ऊपर उसने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया कि भैया ये सब कुछ मेरे साथ जो भी करवाया डकी ने करवाया, कॉल चल रही थी। कहता मिलने के बहाने आया और मुझे किडनैप कर लिया। पांचों ने फंसना था। डक्की की कॉल जो मुझे मारते हुए कॉल आ रही थी कि इसे छोड़ना नहीं, ये जब तक वीडियो ना क्लियर करवा दो, इसे मारो कूटो, इसे छोड़ना नहीं। तो डकी ने एक गलत ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि भैया अगर कोई भी आपके खिलाफ उठकर कोई भी बात करता है और आपके पास पावर है तो यू नीड टू यूज दैट पावर। फिर बदला ब्रो के केस चलते रहे अदालत के अंदर, बहुत कुछ हुआ दरमियान में। डेफिनेटली हाल ही में सुनने में ये आया कि उस बंदे को शायद अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि दुश्मनियां जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो वहाँ पर किसी एक को साइड पे होना पड़ता है। समहाउ बदला ब्रो इज स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट बैक विद दिस पर्सन, इसलिए वो सेपरेट हुआ। फिर आजकल एक और यूट्यूबर उभर कर आते हैं जो कि अगेन जिनका टेक बैकग्राउंड था बिल्कुल एग्जैक्टली डकी की तरह। कल तक वो टेक की वीडियोस बना रहे थे और एकदम से आउट ऑफ नोवेयर दिस पर्सन केम जिसका नाम है तलहा रिव्यूज के नाम से इसका चैनल है, और यहाँ पर बड़ी फाड़ू किस्म की इस बंदे ने वीडियो बनाई, इसने एक्सपोज किया और इसके एक्सपोज के अंदर ये चीज़ वाज़िया हो रही थी कि जैसे इसने बहुत देर पहले से ये सारा कुछ प्लान कर रखा था कि इसने साथ साथ रहकर वो सारा डाटा कलेक्ट करना है, जिसके अंदर वो लोग कोर्स की डिस्कशन कर रहे होंगे, शायद इसको भी टीम का पार्ट बनाना था। फॉर एनी XYZ रीज़न इसको नहीं पार्ट बनाया तो इसने उसी कंटेंट को यूज़ करके कितनी स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाई कि आप लोगों ने कहा कि भैया ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया, अब यहाँ पर डकी का चैनल तो हमें नज़र नहीं आना चाहिए। बेसिकली इस पॉइंट पर डकी के साथ वही सीन हो गया जो ये कभी किसी ज़माने में दूसरे बड़े व्लॉगर्स का कलेक्ट करता था, अपने रोस्ट के अंदर उसके वो वॉइस नोट चलाता था और उसके ऊपर फिर डिस्कशन करता था। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग इसको यहाँ से मिली और वही चीज़ अब डेफिनेटली रिवर्ट हो रही है दूसरे व्लॉगर्स की तरफ, जो लोग आज डक्की को उसकी असलियत बता रहे हैं कि भैया तुम कहते कुछ थे और करते कुछ और। सो पहली बात, क्या डक्की वाकई घटिया इंसान है या बुरा इंसान है? क्या डक्की जो है वो डिजर्व करता है ये कि उसको एक हफ्ते के अंदर अराउंड 1 मिलियन लोग जो है अनसब्सक्राइब कर दें? तो मेरा जवाब है नहीं जी बिल्कुल। आज भी मैं कुछ एंड से डक्की को सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, पहले मेरी बात को बड़े तहम्मुल से सुनना। देखो डक्की रोस्टिंग ही कर रहा था और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोस्टर था, उसको 2 दफा यूट्यूबर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों ने उसको थ्रेट करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया, आप लोगों ने उसको इतना डराया धमकाया कि वो डेफिनेटली मजबूर हुआ कि अब उसे अपना कंटेंट चेंज करना है। कि डक्की आज इतने क्रिंज कंटेंट बना रहा है तो उस क्रिंज कंटेंट की रीज़न क्या है, किस वजह से वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, किस वजह से रज्जब भट्ट जैसे लोग जिन्होंने अपने रिलीजन को कैश किया, जो बड़े साफ नज़र आ रहे थे कि भैया यहाँ पर चावल बांट रहे हैं या नान के ऊपर हलीम रख कर दे रहे हैं, एक सिंपैथी जो होती है ना, ऐसी चीज़ होती है जिससे ऑडियंस बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। नदीम नानी वाला पहले आईफोन बांट रहा था, फिर अब वो भी इस गैंग में शामिल हो गया एंड दे आर एक्टिंग लाइक दे आर वेरी पावरफुल। सिंपैथी की बेस पर आपने पहले अपना नाम बनाया एंड नाउ यू आर शोइंग योर पावर कि आप किसी भी यूट्यूबर को टांग दोगे और किसी के भी खिलाफ कुछ भी करोगे, विच इज़ एक्सट्रीमली बैड। आई थिंक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जिस वजह से ऑडियंस ने यहाँ तक पहुँचाया, आपको अपनी उस कॉज को साथ साथ मेंटेन ज़रूर रखना चाहिए। कौन एक्चुअली में इस सारे मैस की वजह है जिसकी वजह से आज आपको इस तरह का कंटेंट देखने को मिल रहा है जिसको आप क्रिंज कंटेंट बोलते हो? तो भैया इसकी रीज़न हो आप सब लोग जो इस टाइम मुझे देख रहे हो। जब इरफान जुनैद जो आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट बनाकर दे रहा था तो आपका काम था कि आप उसे इतना दबाकर सपोर्ट करते कि वो 1 मिलियन से 10 मिलियन का सफ़र आज तय कर चुका होता। जब मोरू आपको शॉर्ट मूवीज़ फिल्म्स बनाकर दे रहा था तो आपका काम था कि आप उसे इतना सपोर्ट करते कि इस तरह के क्रिंज कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर्स ऐसा डिस्करेज होते कि उनको नज़र आता कि भैया पाकिस्तान में ये कंटेंट तो चलता ही नहीं है। अगर आपने व्लॉग्स बनाने हैं तो यू नीड टू मेक क्वालिटी कंटेंट। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने प्रेफरेंस दी दूसरे लोगों की औरतें देखने पर।
आज आप लोग ही क्लेम करते हो ना कि हाँ बीवी दिखाओ पैसा कमाओ, ये फलां बंदा बीवी दिखाकर पैसा कमा रहा है। तो भैया बीवी देख कौन रहा है? आप लोग ही देख रहे हो ना। आप लोग अपनी मेंटालिटी शो करवाते हो इस तरह का कंटेंट देखकर। अगर आपको वो नेगेटिव लगता है, देखो जिस चीज का ट्रेंड आप क्रिएट करोगे वही चीज कंटेंट क्रिएटर बनाएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप एक ऐसी क्रिंज वीडियो बनाएं जिसमें एक शख्स अपने मुंह के बजाय नाक में खाना डाल रहा है और आप उसको वायरल कर दें, तो हर कंटेंट क्रिएटर आपको वही करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि भैया कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंस होते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद है, ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। अब अगर ऑडियंस ही क्रिंज देखना चाह रही है, ऑडियंस को ज़्यादा पसंद है ही ऐसा कंटेंट, तो वो क्यों इतनी मेहनत करें भैया, क्यों इतना पैसा लगाएं? क्योंकि जब आपने क्वालिटी कंटेंट बनाना होता है, नॉट टू फॉरगेट कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि इसने एक व्लॉग से, एक वीडियो से लाख रुपया कमा लिया होगा, तो क्वालिटी कंटेंट 50-60 हज़ार रुपया खा जाती है उसकी क्रिएशन में, उसकी मैनेजमेंट में, उसकी एडिटिंग में। सो इसीलिए आप लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स खुद बनाए हैं। आज आप किसी को भी ब्लेम करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको यहाँ तक पहुँचाने वाले आप हैं। अब एक कंटेंट क्रिएटर ने जैसे आकर आपका दिमाग खोला और आपके सामने कुछ सच रखा, तो 1 मिलियन के करीब लोग चले गए डक्की को अनसब्सक्राइब करने। ये नहीं सोचा कि भैया डक्की को पहले सब्सक्राइब क्यों किया था। किस्सा मुख्तसर ये कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर किसी भी हवा की पीक पर है तो वो आपकी वजह से है। आप अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें, ऑटोमेटिकली अच्छे कंटेंट क्रिएटर जो आपके अकॉर्डिंग है वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप क्रिंज को सपोर्ट करेंगे तो क्रिंज ही ऊपर आएगा। और ख़ास तौर पे इस YouTube की दुनिया के अंदर कोई भी एक शख्स कसूरवार नहीं है। यहाँ पर फ्लोज को देखा जाता है, यहाँ पर ट्रेंड्स को देखा जाता है। यहाँ पर अगर एक रोस्टर उठकर आया है और कर रहा है बड़ी वैलिड बातें, तो आपको नज़र आएंगे 10 रोस्टर और भी जो ऑलमोस्ट वही बात कर रहे होंगे। मकसद सबका एक ही है और वो है, आई बिलीव कि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो से। मैंने कोशिश तो की है कि अपने एंड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि भैया चल क्या रहा है और कौन है इस सारे मैस के पीछे। अगर आप सिर्फ इस छोटे से पॉइंट को समझ जाओगे तो आपकी भी और हम यूट्यूबर्स की भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।